ऐसा प्रेम कहाँ। हमें आपके सामानों में लिपटे हुए खून की बू पसंद नहीं है। अच्छा होगा कि आप ये सब फिजूल खर्ची बंद कर दीजिए। मुझे लगता है कि इन सब की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। ऐसा क्यों सोचती हो? क्यों ना सोचूं जो भी, ऐसा ही है। मेरा प्रेम सबके दुख का कारण बन गया है। तेवर अच्छा है, गुस्सा भी नया नया है। लगता है थाने में नए नए आए हो। तुम और वो तुम्हारा दोस्त दोनों एक ही मिट्टी के बने हैं, और वो मिट्टी झूठ से सनी हुई है। आपके पास उसकी कोई फोटो है? जी नहीं। कब से गायब है? मुझे कुछ ठीक से नहीं पता। पहेलियां बुझाने आई हैं यहाँ? नहीं, आपसे मदद मांगने आई हूँ। ऐसा है, खड़ी हो जाइए और चुपचाप निकल जाइए यहाँ से। वो देख रही हैं, वो बाहर जाने का रास्ता है। मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए अब चलती बनी। मगर आप मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको किसी की भी तलाश नहीं है और आपकी फालतू बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए चलती बनिए। बहादुर, आप अभी तक यहीं बैठी हैं? मगर आप मेरी मदद क्यों नहीं करेंगे? किस बिना पर लिखूं कंप्लेन? जाइए, पहले सारी जानकारी इकट्ठा करके लेके आइए, उसके बाद ही इस पुलिस स्टेशन में कदम रखिएगा। चाहिए अब। इसका मतलब आप मेरी कंप्लेन नहीं लिखने वाले? तब तक तो नहीं, जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि आप सुशीला को कैसे जानते हैं, आखिर रिश्ता क्या है आपका उससे, और उसके पति का नाम आप क्यों नहीं मुझे बता रहे? आप जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं दे देती, तब तक मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा दिमाग खराब था जो मैं आपसे उम्मीद कर बैठी। मगर एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैं सुशीला की मदद कर कर ही रहूंगी, ढूंढ निकालूंगी उससे मैं, समझे आप? बेस्ट ऑफ लक विक्टोरिया जी। अगर मिल जाए तो हमें भी दीदार करा दीजिएगा। हेलो जी, मुझे माफ़ कीजिएगा, आपने जो समय दिया था उस समय पर मैं आपको फ़ोन नहीं कर सका। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आदमी होते हुए भी जानवरों जैसा वफादार हूं मैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके प्यादों की खबर आपको देता रहूंगा, और आपने जैसा कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। लेकिन देवी जी की हालत इस समय कुछ ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि उनका पूरा का पूरा ध्यान बेटे और बहू पर है। बहू तो अपने बेटे के घर तक पहुंच गई हैं, इस उम्मीद में कि बेटा ना सही कम से कम बहू ही उन्हें अपना ले। जी मैंने पूरी तरह पता लगा लिया, आपकी किडनैपिंग में देवी जी का हाथ तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मैं ये भी पता लगा कर आऊंगा कि आखिर इस किडनैपिंग की हिमाकत किसने की। ठीक है, मैं फोन रखता हूं। देवी जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, हम बहुत भटक चुके हैं, अब भटका नहीं जाता। ये खाली सी जिंदगी अब हमें बेचैन करने लगी है। महेश की पत्नी कमला को देखकर फिर से एक बार मेरे अंदर अपने परिवार को पाने की उम्मीद जागी। उसके साथ से हमारा वंश आगे बढ़ेगा, उसके बच्चों के साथ हमें नए रिश्ते मिलेंगे। हम अपना सब कुछ लुटा देना चाहते हैं माँ। बस इस बार आप हमें निराश मत करो। आज हम आपकी कसम खाकर कहते हैं कि जब तक महेश नहीं आ जाता,
हम अन्न जल नहीं ग्रहण करेंगे। हम अपना व्रत तभी खोलेंगे जब महेश खुद आकर अपने हाथों से हमें पानी पिलाएगा और हमारे साथ रहने के लिए राजी होगा। ये मेरी नहीं, आपकी भी परीक्षा है माँ। शायद बारी ना आया होगा। इतनी जल्दी कैसे आ गया आज? मैं जानता हूं आप मुझे नहीं पहचानते, लेकिन बारीन बाबू मुझे अच्छी तरह से पहचानते हैं। आप कीजिएगा, मगर बारीन घर पे नहीं। कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं। मगर तुम यहां नहीं रुक सकते। बारीन का कोई भरोसा नहीं है कब आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बताया नहीं कि आप बारीन बाबू को कैसे जानते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि बारीन बाबू के सारे दोस्तों को मैं जानता हूं, तो आप उनके दोस्त तो है नहीं, उनके गांव वाले हो नहीं सकते। तो बारीन बाबू से आपका रिश्ता क्या है, कैसे जानते हैं आप उनको? आप तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे आप अपनी पहचान छुपाना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपसे आपके बारे में कुछ भी नहीं पूछूंगा। अच्छा, चलता हूं। गला सूख रहा है, थोड़ा सा पानी मिल जाता तो। मैं लेके आता। लीजिए। थोड़ा मांगा तो थोड़ा ही दिया। ये क्या बदतमीजी है? इसी तरह तुम्हारी बहन पर किसी ने तेजाब फेंका था और उसके छींटे आज तक तुम्हारे चेहरे पे है ना? ये सब तुम कैसे जानते हो? चाल बहुत अच्छी चली थी तुमने। शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी मालूम होते हो, लेकिन एक जगह मात खा गए, रंगराज बाबू पर हाथ डालकर। बस वहीं चूक कर गए तुम। मैंने पूछा ये सब तुम कैसे जानते हो? मैं कैसे जानता हूं, इससे ज्यादा जरूरी यह है कि मैं जानकर तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं, ये ज्यादा जरूरी है। मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? बारीन के ऊपर तो मुझे पहले से ही शक था, लेकिन अब मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया है। तुम्हें तो मैं उसी दिन पहचान गया था जिस दिन तुम बारीन के घर से आधी रात को निकले थे। तुम वही हो ना जिसने देवी चौधरानी की नींद हराम कर रखी थी, रंगराज बाबू को किडनैप किया। अगर मैं चाहूं 2 मिनट के अंदर धूल चटा सकता हूं। अगर ये बातें तुमने किसी से बताई नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखो, एक बात अच्छे से समझ लो, मेरी जिंदगी का एक मकसद है जिनके लिए मैं जी रहा हूं। अगर उसके बीच में कोई भी आया, कोई भी, फिर मैं सोचूंगा भी नहीं कि तुम कौन हो। आइंदा मुझ पर हाथ डालने से पहले अपने इस हाथ की लंबाई माप लेना, क्योंकि बाप आखिर बाप होता है। आखिर तुम चाहते क्या हो? इत्मीनान से। अभी फुर्सत नहीं है। इत्मीनान से मिलूंगा, इत्मीनान से मिलूंगा तो इत्मीनान से बताऊंगा कि मैं आपसे क्या उम्मीद रखता हूं। अंकुश भट्टाचार्य।
इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। घाव अभी ताजे है ना, इसीलिए ये खुद ब खुद दर्द बयान कर दे रहे हैं। और एक बात याद रखना कि मुझसे टकराने की कोशिश मत करना। मेरा नाम उमाकांत है, याद रखना। बॉडी क्या हुआ है? बॉडी क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आज जिंदगी ने मुझे एक और सबक सिखा दिया है जोगी। कभी कभी आपका अतीत आपको आगे नहीं बढ़ने देता, मगर आपको उसे हार मानने की जरूरत नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने अतीत से हार नहीं मानूंगी, चाहे कोई मेरी मदद करे या ना करे। मगर बॉडी हुआ क्या है? दुनिया में कभी कभी अपने आप पर भरोसा करना चाहिए। मुझे इंस्पेक्टर मान के सामने नहीं जाना चाहिए था मदद के लिए, क्योंकि सुशीला को खोजने के लिए वो मेरी मदद नहीं करने वाले। बॉडी, इंस्पेक्टर मान ने तुम्हारे साथ कुछ गलत सलूक किया? नहीं जोगी, जब किस्मत ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो औरों से क्या उम्मीद लगाऊं? जाने अनजाने में कहीं ना कहीं मैंने सुशीला के साथ गलत किया है। उसका प्रायश्चित तो मुझे करना ही होगा ना। शायद ऐसा करने से मेरे परिवार की थोड़ी बहुत खुशियां तो वापस आ जाए। बॉडी, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि तुम्हारी वजह से ये सब खराब हुआ है? जिसकी वजह से ये सब चीजें खराब हुई हैं, ऊपर वाले ने न्याय कर दिया है। रमेश को उसके गुनाहों की सजा मिल गई है। नहीं जोगी, यहां पर मेरे और रमेश की बात नहीं है। मुझे सुशीला की फिक्र है। उस बेचारी ने न जाने इन दिनों में क्या क्या भुगता होगा। कहां होगी वो? एक औरत के लिए इस समाज में खुद को बचाए रखना कितना मुश्किल होता है, ये सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। चाहे कुछ भी हो जाए जोगी, मैं सुशीला को खोज कर ही रहूंगी। उससे माफी मांग कर ही रहूंगी मैं। अब किसी भी हालत में मुझे सुशीला को खोजना ही होगा, ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं और उसे गुमनामी के अंधेरे से बाहर निकाल सकूं। बॉडी, तुम मुझसे बड़ी हो, मेरे मन में तुम्हारे लिए इज्जत हमेशा रही है, मगर आज तुम्हारे इन विचारों ने मेरे मन में तुम्हारा सम्मान और बढ़ा दिया है। मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगा कि अगर मैं अगला जन्म लूं तो तुम्हें ही मेरी बॉडी बनाए। बॉडी, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर फैसले में साथ दूंगा, और सुशीला दी को खोजने में मैं एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा। अब चाहे जो भी हो जाए, हमें इस बढ़ रहे तूफान को रोकना ही होगा, वरना इसकी चपेट में कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे इस उमाकांत को ठिकाने लगाना ही होगा। ऐसा प्रेम कहाँ? अंकुश, मेरी हर कोशिश मेरी नाकामयाबी बनकर मेरे सामने आ रही। मैं किस मुंह से हेम जी के सामने जाऊं और क्या कहूं, कैसे कहूं कि मैंने ये सब बातें उनसे क्यों छिपाई? अब कोई भी बातें छुपने वाली नहीं है बारिन।
सारे राज खुलने वाले हैं, सब खत्म होने वाला है और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। किसी के साथ न्याय नहीं होगा, किसी को न्याय नहीं मिलेगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अंकुश? क्या तुम्हें भी यही लगता है कि हेम जी अब मेरी बात कभी नहीं समझेंगे? बारीन, ये वक्त किसी को समझाने या समझने का नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वक्त है कुछ कर गुजरने का। हमें कुछ कर गुजरना है बारीन, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ, तुमने सही कहा। मुझे लोगों को सच बताना ही होगा। मुझे यह बताना होगा कि मेरा दोस्त रमेश गलत नहीं था, वो हालात का शिकार हो गया था। हाँ, हालात का शिकार हुआ, तभी तो यह हालत है। पर इस बार हालात को भी हमारे हिसाब से चलना होगा, भले इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। अब चाहे जो भी हो जाए, हमें इस बढ़ रहे तूफान को रोकना ही होगा, वरना इसकी चपेट में कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे इस उमाकांत को ठिकाने लगाना ही होगा। क्या क्या कहा तुमने? उमाकांत? नहीं तो अंकुश, अगर मैंने सही सुना है तो तुमने अभी उमाकांत का नाम लिया है। क्या वो यहां आया था? नहीं तो वो यहां क्यों आएगा? मैं तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहा था। तुम्हें इतनी जल्दी मन छोटा नहीं करना चाहिए। मैं ये कह रहा था कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता तलाशना चाहिए। न्याय पाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए और न्याय करने के लिए। कमला, फोन उठाना प्लीज। कमला, हेलो। लगता है माँ काली ने हमारी मुराद पूरी करने की ठान ही ली है। हमें उम्मीद नहीं थी कि तुम हमारा फोन उठाओगे। मुझे लगता है कि आपने किसी गलत जगह पे फोन कर दिया। फोन मत काटना महेश, हम जानते हैं कि तुम हमसे बात नहीं करना चाहते हो, मगर फिर भी एक बार हमारी बात सुन लो। यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरी बात सुनिए और हमारा पीछा छोड़ दीजिए। आपकी और हमारी दुनिया अलग है। अब हमारी दुनिया अलग होने से क्या हमारे रिश्ते भी बदल जाते हैं? क्या तुम्हारी माँ तुमसे कुछ उम्मीद भी नहीं लगा सकती? उम्मीद और अधिकार का त्याग आप ही ने किया था ना। वो हमारी मजबूरी थी, मगर अब हम अपने बेटे के रिश्ते का दामन थाम कर उसे पाना चाहते हैं। तुम पर सब कुछ न्यौछावर करके अपने बेटे को फलता फूलता देखना चाहते हैं। परिवार बनता है भावनाओं के जुड़ने से। एक छत के नीचे चार दीवारी में रहने से परिवार नहीं बनता। अब बहुत देर हो चुकी है माँ। माँ, तुमने अभी मुझे माँ कहा। एक बार फिर से कहो महेश। माफ कीजिए देवी जी, मुझे गलतियां दोहराने की आदत नहीं है। क्या हम इतने बुरे हैं कि अपने बेटे के मुंह से माँ शब्द सुनने का भी अधिकार हमें नहीं? अधिकार? अधिकारों की बात वहां होती है जहां रिश्ते जिंदा होते हैं। अब हमारे बीच कुछ भी नहीं बचा। अब हमारे बीच सिर्फ शब्द गूंजते हैं। ये अधिकार, प्यार, भावनाओं का शोर कहीं खो गया है। तो फिर ठीक है ना, चलो हम दोनों मिलकर उसे तलाशते हैं।
दुनिया की भीड़ के शोर में एक बेटे की आवाज अपनी मां तक कभी पहुंच ही नहीं पाई। अब मैं भी गूंगा हो चुका हूं। अब मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी। एक बार फिर से कोशिश करो महेश। इस भीड़ में हम बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत थक गए हैं हम। मुझे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। मेरी जरा सी भी चूक मुझे मेरे इरादों से दूर ले जा सकती है। मुझे उस उमाकांत को चुप कराना ही होगा। मुझे उस उमाकांत का मुंह बंद करना ही होगा। ऐसा प्रेम कहाँ। इस भीड़ में हम बहुत अकेले हो गए हैं, बहुत थक गए हैं हम। हमें तुम्हारा सहारा चाहिए ताकि हम सुकून से मर सकें। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं रहा। आप बहुत दूर निकल चुकी हैं। अब मैं आपसे और बात नहीं कर पाऊंगा, शायद दोबारा कभी भी नहीं। मैं अभी फोन रखता हूँ। महेश, हमने तुम्हें पाने के लिए माँ काली के सामने प्रण लिया है। हमने निर्जला व्रत रखा है और हम ये व्रत तभी खोलेंगे अब जब तुम हमारे सामने खुद आकर अपने हाथों से हमें पानी पिलाओगे, या फिर हमारे अंतिम दर्शन के समय हमारे मुंह में गंगा जल डालोगे। देखिए, आपने एक ऐसी जिद पकड़ ली है जिसका कोई अंत ही नहीं है। मैं कभी नहीं आऊंगा। अच्छा होगा कि आप अपने आप को तकलीफ देना बंद करें और प्लीज कुछ खा लीजिए। नहीं महेश, अब हम अपना व्रत तभी खोलेंगे जब तुम हमारे सामने आओगे, और हमें उम्मीद है कि तुम काली मंदिर में हमसे मिलने जरूर आओगे। फिर तो मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि अब हमारी मुलाकात शायद गंगा जल के साथ ही होगी। उमाकांत, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुम्हारी टक्कर किस तूफान से होने वाली है। तुम मुझे मेरे इरादों से हिला नहीं सकते, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें दुनिया से हटाना क्यों ना पड़ जाए। मुझे बहुत समझदारी से काम लेना होगा। मेरी जरा सी भी चूक मुझे मेरे इरादों से दूर ले जा सकती है। मुझे उस उमाकांत को चुप कराना ही होगा। मुझे उस उमाकांत का मुंह बंद करना ही होगा। मुझे उस तक पहुंचना पड़ेगा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए। देवी चौधरानी जितनी ही चालाक और शातिर है, मुझे लगता है उतनी बेवकूफ और बुद्धू भी है। अरे कमाल है कि उनके पास दुनिया की तमाम ताकतें, ऐशो आराम सब कुछ है, उसके बाद में अपनी खुशी रिश्तों में तलाश रही हैं। अरे उमा, किस पचड़े में पड़ गए? अपना ध्यान केंद्रित करो अंकुश पर। यही सही मौका है अंकुश को ठिकाने लगाने का।